ये बिग थंडर माउंटेन रेल रोड है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती एक माइन ट्रेन रोलर कोस्टर। एक मेहमान इस अगली सवारी में जीवित नहीं बचेगा। एक नया डिज्नीलैंड खुद को पृथ्वी पर सबसे खुशहाल स्थान कहता है। ये कल्पना और कल्पनाशीलता का राज्य पृथ्वी पर सबसे खुशहाल स्थान है। जीवन आकार के फिल्म पात्र, आनंदित बच्चे और बेफिक्र माता पिता, राइड्स पर सुरक्षा पार्क की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ बदल गया है। बिग थंडर माउंटेन रेलरोड दुर्घटना के दौरान सवारों को पसलियों में फ्रैक्चर, चेहरे पर कट और दर्दनाक छाती की चोटें आईं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह पार्क में होने वाला एकमात्र घातक हादसा नहीं है। यह कैसे हुआ? धरती का सबसे खुशहाल स्थान सहस्राब्दी के मोड़ पर एक बुरे सपने में कैसे बदल गया? हमने इस कहानी को जोड़ने के लिए पत्रकारों, इंजीनियरों और लेखकों से बात की। ऐसा लगता था कि हर कुछ हफ्तों में डिज्नीलैंड में हुई किसी भयानक घटना की कोई नई सुर्खी होती थी। उन्होंने उन्हें कई बार लिखित में चेतावनी दी और उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि यह उनके प्रस्ताव में फिट नहीं बैठता था। जैसा कि यह पता चला है, ये दुर्घटनाएं कोई दुर्भाग्यपूर्ण संयोग नहीं थीं। ये जानबूझकर की गई कॉर्पोरेट लागत कटौती और कर्मचारियों की विनाशकारी लापरवाही का परिणाम प्रतीत होती है। और इसके केंद्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली परामर्श फर्मों में से एक बैठी है, मैकिन्जी। मेरी पहली बार जब मैंने डिज्नीलैंड का दौरा किया था वह 1969 की गर्मियों में था। मैं 6 साल का था। मुझे बस याद है कि मैं किसी ऐसी जगह पर था जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। यह वास्तव में एक जादुई एहसास था। कई लोगों के लिए डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया की यात्रा एक जीवन भर का सपना है, जिसे अनुभव करने के लिए वे दुनिया भर से आते हैं। वॉल्ट डिज्नी, मनोरंजन साम्राज्य के प्रसिद्ध संस्थापक, ने एक बार कहा था, मैं नहीं चाहता कि लोग डिज्नीलैंड में रहते हुए उस दुनिया को देखें जिसमें वे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे महसूस करें कि वे किसी और दुनिया में हैं। डिज्नीलैंड कुछ ऐसा छूने में सक्षम है जो कहीं और नहीं है। खुशी, पुरानी यादें, मासूमियत, रंग रोशनी, संगीत का एक संयोजन, सब कुछ एक कहानी के साथ जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, जो पृष्ठभूमि में चलती है और इसे परिचित छवियों और पात्रों के माध्यम से एक साथ जोड़ती है। ये डेविड कोएनिग है। उन्होंने डिज्नीलैंड पर कई किताबें लिखी हैं और वर्षों में उन्होंने लगभग 1000 डिज्नी कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया है। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया 1955 में खुला और दशकों तक इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित थीम पार्कों में से एक माना जाता था। 1991 में एक विशेषज्ञ पत्रिका ने पार्क के सुविधाओं विभाग को दुनिया की सबसे अच्छी रखरखाव संगठन के रूप में भी मान्यता दी। लेकिन किसी बिंदु पर अन्य लोग निर्णय लेने लगते हैं। ये पॉल प्रेसलर हैं। वह 3 वर्षों से डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया के शीर्ष कार्यकारी हैं। कागज पर आंकड़े बुरे नहीं दिखते। पार्क का विभाग अच्छा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन प्रेसलर और अधिक निकालने के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि डिज्नी के शेयर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। वह बोर्ड को प्रभावित करना चाहता था और ऐसा करने का तरीका खर्चों में कटौती करना है। यह सबसे तेज तरीका है और ऐसा करने का तरीका था रखरखाव में कटौती करना। वही वॉल्ट बोगडानिच है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार। हमने इस वीडियो के लिए उनसे और उनके सहयोगी माइक फोर्सिथ से साक्षात्कार किया। उन्होंने इस पुस्तक का सहलेखन किया, जो हमारे शोध के लिए एक प्रमुख स्रोत है। आपको विवरण में लिंक मिलेगा। फ्रेसलर एक पूर्व खिलौना उद्योग के कार्यकारी हैं और एक सख्त लागत कटौती करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, और इसके लिए उन्होंने मैकिन्से से मदद ली। मैकिन्से दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परामर्श कंपनियों में से एक है। कंपनी केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को नियुक्त करती है। ग्राहक उनकी विशेषज्ञता के लिए प्रति घंटे $1200 तक का भुगतान करते हैं। अब उन सलाहकारों में से कुछ ने डिज्नीलैंड को और अधिक लाभदायक बनाने की योजना बनाई है और आज वे अपने विचार प्रेसलर को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने डिज्नीलैंड के हर पहलू का अध्ययन करने में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया, लागत कम करने के तरीकों की तलाश में। शुरुआत में मैकिन्से एंड कंपनी आई और उस रखरखाव विभाग को लक्षित किया जो जाना जाता था। मैंने के रूप में जाना जाता था। और फिर भी सलाहकारों का लक्ष्य विभाग के बजट को 25% तक घटाना है, मुख्य रूप से कर्मचारियों की कटौती करके।
इसके लिए उन्होंने विमानन उद्योग से एक अवधारणा उधार ली जिसे विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव या RCM कहा जाता है। विचार यह है कि रखरखाव के निर्णय अनुभवी कर्मचारियों के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि मरम्मत के इतिहास और टूटने की दरों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। मैकिन्से के अनुसार इससे होने वाली दक्षता में वृद्धि पार्क को अपने रखरखाव कर्मचारियों के लगभग आधे को छोड़ने या स्थानांतरित करने की अनुमति देगी और इससे डिज्नी को प्रतिवर्ष $16.9 मिलियन तक की बचत होगी। प्रेसलर उन सिफारिशों में से कई को अमल में लाते हैं। अतीत में रखरखाव कर्मियों को प्रत्येक को एक विशेष सवारी के लिए नियुक्त किया जाता था जिसे वे पूरी तरह से जान जाते थे। अब वे अधिकतम दक्षता के लिए कई आकर्षणों के बीच घुमाए जाते हैं। इसके अलावा अधिकांश रखरखाव कर्मियों को रात की शिफ्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। केवल एक छोटी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम दिन के दौरान यांत्रिक खराबियों को संभालने के लिए रहती है। इस तरह पार्क के गेट बंद होने के बाद मैकेनिक बिना किसी बाधा के काम कर सकते हैं। ज्यादा लोगों को तीसरी शिफ्ट में स्थानांतरित करना शायद कुछ समझ में आता था, लेकिन लगभग सभी को नहीं, क्योंकि कई चीजें हैं जो रात के बीच में नहीं की जा सकती जब अंधेरा, ठंडा और गीला होता है। आप रात के बीच में इमारत को प्रभावी ढंग से नहीं पेंट कर सकते। कई कर्मचारी शिकायत करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक कठोर बदलाव है जिन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में दिन में काम किया है। इन परिवर्तनों से उनमें से कई लोग तबाह हो गए थे। अचानक आपके काम करने की स्थिति 10 गुना खराब हो गई। आप जानते हैं, अगर आप अचानक रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और कभी अपने परिवार को नहीं देख पाते, अपने काम पर थके हुए रहते हैं, जो करना होता है उसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मैकिन्से प्रतिक्रिया में सभी रात की पाली के कर्मचारियों को वर्किंग नाइट्स न्यूज़लेटर की एक मुफ्त वार्षिक सदस्यता प्रदान करता है। इसमें पोषण, नींद और स्वस्थ परिवार कार्य संतुलन पर शिफ्ट कार्य की समझ साझा करने वाले प्रमुख विशेषज्ञ शामिल होते हैं। डेविड कोनिक के अनुसार कोई फायदा नहीं हुआ। अधिक से अधिक कर्मचारियों का जल्द ही उच्च रक्तचाप और अन्य तनाव से संबंधित लक्षणों के लिए इलाज किया जा रहा है। रात की ड्यूटी से पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है और यह बस बहुत स्वस्थ नहीं है। इसलिए प्रबंधन मनोवैज्ञानिक सलाहकारों को लाता है। वे सूझबूझ भरी सलाह देते हैं, जैसे सतर्क रहने के लिए कैफीन का उपयोग करना और अपने प्रियजनों से दिन के समय की पारिवारिक गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना ताकि कर्मचारी उनसे जुड़े रह सकें। रॉबर्ट क्लाउस्ट्रेच डिज्नीलैंड की रखरखाव टीम का हिस्सा हैं। एक दिन उन्हें बिग थंडर माउंटेन रेल रोड पर अपनी दिनचर्या की समीक्षा के लिए एक मैकिन्से सलाहकार द्वारा साक्षात्कार किया गया। सलाहकार ने उनसे पूछा, आप हर दिन लैब बार की जांच क्यों करते हैं? वे सुरक्षा उपकरण हैं जो यात्रियों को उनकी सीटों पर सुरक्षित रखते हैं और मैकिन्से के डेटा के अनुसार वे कभी असफल नहीं हुए हैं। और रखरखाव कर्मी ने कहा, खैर कोई दुर्घटना नहीं होती क्योंकि हम हर दिन लैब पार की जांच करते हैं। और यह लगभग ऐसा था जैसे आप जानते हैं हम नहीं करने जा रहे। अगर हम एक एयरलाइन होते तो हम प्री फ्लाइट चेक नहीं करते क्योंकि कुछ समय से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। 1997 में क्लाउस्ट्रेच अपने पर्यवेक्षकों को चेतावनी देने के लिए एक आंतरिक झापन भेजते हैं। चल रही स्टाफ की कमी और श्रम वितरण अब प्रभावी दैनिक निवारक प्रबंधन की गारंटी नहीं दे सकते थे। उन्होंने उन्हें कई बार लिखित में चेतावनी दी और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह उनके प्रस्ताव में फिट नहीं बैठता था, जो था, देखो, लागत में कटौती। अगर हम इसे एक तर्कसंगत तरीके से करें तो ये एक अच्छी बात है। एक संगठन को अधिक कुशल बनाने के बेहतर तरीके हैं। ओडू एक ऑल-इन-वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कई बिखरे हुए टूल्स को एक सहज एकीकृत प्लेटफॉर्म के साथ बदलता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और HR से लेकर अकाउंटिंग, वेबसाइट, बिक्री और बहुत कुछ के लिए 45 से अधिक एप्स प्रदान करता है। ये सब इसमें शामिल है। शुरू करने के लिए सबसे आसान एप्स में से एक है इनवॉइसिंग। ओडू का इनवॉइसिंग ऐप आपको सेकंडों में इनवॉइस बनाने और भेजने की सुविधा देता है। ग्राहक चुनें, अपना उत्पाद या सेवा जोड़ें, मात्रा, मूल्य, बिलिंग शर्तें सेट करें और इसे तुरंत ईमेल कर दें। एक समर्पित पोर्टल ग्राहकों को उनकी पसंदीदा विधि से भुगतान करने की अनुमति देता है। अपने बैंक खाते को समन्वित करके भुगतान को ट्रैक करना आसान होता है। ओडू B2B इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए पेपॉल का भी समर्थन करता है, जिससे व्यवसायों को आगामी यूरोपीय नियमों के साथ अनुपालन में मदद मिलती है। आपका पहला ओडू ऐप जीवन भर के लिए मुफ्त है, जिसमें असीमित होस्टिंग और समर्थन शामिल है और $19.90 प्रति माह से शुरू होकर जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है आप ओडू का पूरा सूट अनलॉक कर सकते हैं। शुरू करने के लिए विवरण में दिए गए लिंक को देखें। 1997 में क्लाउस्ट्रेच चिंतित हैं कि नई प्रणाली अब उचित रखरखाव की गारंटी नहीं दे सकती। एक अनफॉर्ड और दुर्भाग्यवश समय उसे सही साबित करेगा। लेकिन ये सलाहकार वास्तव में कौन है और वे कैसे काम करते हैं? यह एरिक एडस्ट्रॉम है। उनके पास ऑक्सफोर्ड से MBA और पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री है। एडस्ट्रॉम ने अफगानिस्तान में एक सैनिक के रूप में सेवा की है। वो निराश होकर लौटे और अब बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। मैकिन्से उन्हें ठीक यही वादा करता है।
मेरे साथ एक पल के लिए सपना देखो, क्या होगा अगर हम दुनिया में सबसे बड़े निजी क्षेत्र के लिए डिकार्बोनाइजेशन के उत्प्रेरक बन सकते हैं? दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को थोड़ा बेहतर स्थान बनाने के लिए, एक नए भविष्य को जीवन में लाने के लिए, हमारे ग्राहकों के लिए और अंततः उन समाजों के लिए कुछ सार्थक करना जिन पर वे कार्य करते हैं, और उस प्रकार के परिवर्तन के लिए एक सक्षमकर्ता बनना, यही वह परिवर्तन है जो मायने रखता है। जैसे ही जगह पर पहुंचे वे कहते हैं वाह। साल 2018 में एक अन्य परामर्श समूह के लिए काम करने के बाद एड स्ट्रॉ मैकिन्से में शामिल होते हैं। वह ऊर्जा और आशावाद से भरे हुए हैं। अगर मैकिन्से एक चीज बहुत बहुत अच्छी तरह करता है तो वह है सबसे होशियार और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करना। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ एशिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से वे युवा लोगों को आकर्षित करते हैं। वास्तव में होशियार लोगों को, आप जानते हैं, एक बहुत ही आकर्षक पैकेज के साथ कि आप दुनिया में व्यापार के बारे में सीख सकेंगे और आप दुनिया में एक सकारात्मक अंतर भी बना सकते हैं। ये पैसे के बारे में है। मैकिन्से ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित नियोक्ताओं में से एक है। हर साल लगभग 10 लाख लोग कुछ हजार स्थानों के लिए आवेदन करते हैं। केवल लगभग 1% ही इसमें सफल होते हैं। कंपनी का दावा है कि वह विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों में से 90 को सेवा प्रदान करती है। मैकिन्से दुनिया भर में सरकारों को भी सलाह देता है। अमेरिका में आईसी और जर्मन रक्षा मंत्रालय से लेकर सऊदी अरब और रूस के साथ पिछले कार्यकाल तक। वे कंपनियों के डॉक्टर हैं, वे कॉरपोरेट डॉक्टर हैं, वे खुद को इसी तरह देखना पसंद करते हैं। सबसे सरल शब्दों में उनके पास ऐसा ज्ञान है जिसके लिए कई कारणों से कंपनियां भुगतान करती हैं, और वे वह ज्ञान अपने ग्राहकों को अच्छे या बुरे के लिए देते हैं। मैकिन्से को नियुक्त करने का मतलब है असाधारण रूप से बुद्धिमान और उच्च प्रशिक्षित सलाहकारों की एक छोटी सेना से समर्थन प्राप्त करना। ये सलाहकार प्रबंधकों को उनके कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं या लागत कम करते हैं, या कम से कम वे मदद करने की कोशिश करते हैं। एक समस्या यह है कि जब आप मैकिन्से को नियुक्त करते हैं तो आप युवा लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जिनके पास अनुभव नहीं है। आप ऐसे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो आपके उद्योग को नहीं जानते, और आप उन्हें बहुत पैसा दे रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि उनके पास यह प्रतिभा है। क्योंकि वे मैकिन्से हैं, वे जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन अक्सर उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है। और सच कहें तो वे बस वही कर रहे होते हैं जो प्रबंधन उन्हें करने के लिए कहता है, क्योंकि प्रबंधन छंटनी या लागत में कटौती की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसलिए ये कहना आसान होता है, अरे खैर मैकिन्से ने हमें ऐसा करने के लिए कहा। डिज्नीलैंड के चेयरमैन पॉल प्रेसलर और मैकिन्से एक अत्यधिक लाभदायक गठबंधन बनाते हैं। सलाहकार अच्छे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो छंटनी और बजट कटौती को वैध ठहराते प्रतीत होते हैं। इस बीच प्रेसलर डिज्नी के अंदर पदोन्नति करते रहते हैं। सख्त लागत कटौती के प्रभाव धीरे धीरे पूरे पार्क में दिखने लगते हैं। यहाँ वहाँ पेंट उखड़ रहा है, राइड्स अधिक बार खराब हो जाती हैं, और जब मेन स्ट्रीट की लाइट्स बंद हो जाती हैं, अब कोई बल्ब नहीं बदलता। उसमें से अधिकांश निवारक रखरखाव गायब हो गया था, और यह बस आपातकालीन अंतिम क्षण जल्दबाजी में रात के बीच में इस चीज़ को काम करने के लिए रखरखाव बन गया था। चीज़ें लगातार टूट रही थीं। देर के 1990 के दशक में आप डिज्नीलैंड से गुजरते और 1/3 आकर्षण बंद हो सकते थे। दुर्भाग्यवश इन कई निर्णयों के परिणाम थे कि उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई जो आकर्षणों को संचालित करने की जानकारी नहीं रखते थे। क्रिसमस ईव 1998। लुआन डॉसन 33 वर्ष के हैं और माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। वह, उनकी पत्नी और बेटा रिवर्स ऑफ अमेरिका नामक राइड के लिए लाइन में खड़े हैं। कोलंबिया, एक पुरानी शैली की नदी नाव, गोदी के पास आ रही है। डेविड क्वेनिक के अनुसार प्रबंधन ने चालक दल के सदस्यों की संख्या को घटाकर न्यूनतम 3 कर दिया। आज उनमें से एक देर से आ रहा है। एक और सहकर्मी अंतिम क्षण में भरने के लिए सहमत हो जाता है। वो गोदी पर खड़ी है, नायलॉन की रस्सी पकड़े हुए, और जहाज को गोदी में लगाने के लिए तैयार है। डिज्नीलैंड सुरक्षा प्रोटोकॉल कहता है कि उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोलंबिया पूरी तरह से रुक ना जाए और उलट ना जाए, लेकिन वह पार्क के इस हिस्से में नहीं है। 2 महीने पहले उसने 7 अलग अलग आकर्षणों को कवर करने वाला 10 दिन का क्रैश कोर्स पूरा किया। उसने पहले कभी कोलंबिया को डॉक नहीं किया है और उसे इस राइड को संचालित करने का प्रशिक्षण नहीं मिला है। जहाज के पतवार पर 4 किलोग्राम का लोहे का क्लेट ढीला है। उसके चारों ओर की लकड़ी सड़ी हुई है। वह रस्सी को बहुत जल्दी फेंक देती है। जहाज अभी भी चल रहा है और क्लिट जहाज से उखड़ जाता है। ये डॉक की ओर वापस जाती है और कर्मचारी के पैर और टखने से टकराती है। फिर यह ऊपर की ओर उछलता है, लुआन डॉसन की खोपड़ी को कुचलता है और उनकी पत्नी के चेहरे पर लगता है। डॉक को लगभग तुरंत ही डिज्नीलैंड के कर्मचारियों द्वारा साफ कर दिया जाता है। कोएनिक के अनुसार वे गवाहों को यह भी बताते हैं कि पुलिस से क्या कहना है, लेकिन अधिकारी 5 घंटे तक नहीं पहुंचते।
ऐसा लगता है कि उन्होंने दुर्घटना के बारे में केवल पैरामेडिक्स से सुना। 48 घंटे बाद लुआन डॉसन को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। डॉसन को अस्पताल में मस्तिष्क मृत घोषित किया जाता है और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। संबंधित प्राधिकरण की जांच दुर्घटना के लिए अपर्याप्त स्टाफ प्रशिक्षण को दोषी ठहराती है। बाद में कई कर्मचारी याद करेंगे कि उन्होंने ढीली कील और उसके आसपास सड़ी हुई लकड़ी देखी थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कभी मरम्मत नहीं किया गया था। कमजोर लकड़ी को कभी भी औपचारिक रूप से दुर्घटना का कारण नहीं माना गया। नए शासन और मैकेंसी की सिफारिशों ने इतनी कटौती कर दी थी कि सब कुछ इस आतंक के परिपूर्ण तूफान में बदल गया। यह भयानक था। डॉसन परिवार पार्क पर हट जाने के लिए मुकदमा करता है। डिज्नी अदालत के बाहर समझौता करता है और अनुमानित 20 से 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है। समझौते की सटीक शर्तें सील हैं। शुरुआत में डिज्नीलैंड प्रतिक्रिया स्वरूप राइड प्रक्रियाओं को अपडेट करता है और पार्क में अनुभवी राइड ऑन ऑपरेटरों को वापस लाता है, लेकिन डेविड कोनिक के अनुसार इनमें से कई सुरक्षा उपाय जल्द ही चुपचाप वापस ले लिए जाते हैं। कुछ नई प्रक्रियाएं तुरंत लागू की गईं, अतिरिक्त सावधानियों और जहाज को संचालित करने के तरीकों के संबंध में, लेकिन दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना को होने देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से कई कटौती से संबंधित थे जिन्हें जारी रहने दिया गया। ये भुला दिया गया क्योंकि ये माना गया कि मैकेंसी सही काम कर रहा था और डिज्नी सही काम कर रहा था उन्हें सुनकर, और दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा मतलब है ये एक तथ्य है, कोई तरीका नहीं है कि आप जानते हैं आपकी एक कंपनी सभी समस्याओं से बच सकती है। जो वे वास्तव में करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम बाहर से उनके कार्यों की व्याख्या करने की कोशिश करते हुए ऐसा लग रहा था, वह था अपनी गलत निर्णयों और कटौतियों को बचाना ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। कोलंबिया त्रासदी के 2 महीने बाद रखरखाव कर्मचारी रॉबर्ट क्लॉस्टेरिक अपनी चेतावनी वापस लेते हैं। इस बार वह इसे सीधे पार्क के एक वरिष्ठ प्रबंधक को सौंपते हैं। वह लिखते हैं, मुझे चिंता है कि आकर्षण और भी अधिक खराब हो रहे हैं। इसके तुरंत बाद क्लॉस्टेरिक को निकाल दिया जाता है। डिज्नी का दावा है कि उन्हें इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने रात की शिफ्ट में काम करने से इनकार कर दिया। क्लॉस्टेरिक खुद मानते हैं कि उन्हें सच उजागर करने के लिए निकाला गया। लागत में कटौती पॉल प्रेसलर की अपनी प्रगति को धीमा नहीं करती दिखती। कोलंबिया दुर्घटना के समय तक उन्हें पूरे डिज्नी थीम पार्क डिवीजन का अध्यक्ष पदोन्नत किया गया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। साल 2000 में 4 साल का एक लड़का जिसका नाम ब्रैंडन जॉकर है, रॉजर रैबिट कार्टून स्पिन पर एक घूमती हुई कार से गिर जाता है। वह अगली कार के नीचे फंस जाता है और पहले उत्तरदाताओं के उसे बाहर निकालने से पहले 10 मिनट तक वहीं फंसा रहता है। ब्रैंडन को गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है और वह फिर कभी चल या बोल नहीं पाता। वह केवल 13 वर्ष की आयु में मर जाता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुर्घटना को सीधे लागत कटौती उपायों से जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक आधिकारिक जांच फिर से कर्मचारियों द्वारा की गई गंभीर गलतियों का हवाला देती है। ब्रैंडन जॉकर को कभी भी कार के कटआउट प्रवेश द्वार के सबसे करीब नहीं बैठाया जाना चाहिए था। इसके अलावा राइड ऑन ऑपरेटर शायद उसकी लैप बार को सही तरीके से नीचे करने में असफल रहे। यह मानना उचित है कि बेहतर प्रशिक्षण से इस त्रासदी को रोका जा सकता था। मेरी जानकारी के अनुसार मैकेंसे एंड कंपनी से लाए गए विशेषज्ञों में से किसी के पास भी थीम पार्क का अनुभव नहीं था। वे सभी लोग थे जो सामान्य रूप से व्यवसाय को बेहतर करने में प्रशिक्षित थे। एक तरह से यही वास्तव में डिज्नी चाहता था। उनकी कंपनी को 40 साल पहले स्थापना के बाद से थीम पार्क विशेषज्ञों द्वारा चलाया गया था। मैकेंजी को समस्याओं को हल करने और कंपनियों को बेहतर बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन किस तरह से बेहतर, किसके लिए बेहतर? मैकेंजी ने तंबाकू उद्योग के लिए काम करके बहुत पैसा कमाया है। इसने अधिनायकवादी सरकारों को सलाह दी है और अमेरिका में आईसी विभाग की उद्धरण अनुदान इसके निरोध और निर्वासन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में मदद की है। लेकिन शायद सबसे भयानक उदाहरण ये है, मध्य 1990 के दशक से अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर्ड्यू एक दवा बेच रही है जिसे ऑक्सीकॉन्टिन कहा जाता है। कंपनी ने कहा कि इसका नशे की लत का जोखिम कम है, लेकिन यह दावा गलत साबित हुआ। 2004 तक मैकेंसे गहराई से शामिल था पर्ड्यू की अत्यधिक नशे की लत ओपियोइड की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करने में। एक रणनीति में यह पहचानना शामिल था कि कौन से डॉक्टर सबसे अधिक संभावना रखते थे कि अगर पर्ड्यू की बिक्री टीम द्वारा सक्रिय रूप से लक्षित किया जाए तो ऑक्सीकॉन्टिन के नुस्खों में सबसे बड़ी वृद्धि उत्पन्न होगी। हम यह सब जानते हैं क्योंकि मैकेंसे ने इसे अदालत में स्वीकार किया। मैकेंसे ने पर्ड्यू को अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के साथ समस्याओं से बचने में भी मदद की। FDA भी मैकेंसे के ग्राहकों में से एक था। आप जानते हैं, न केवल मैकेंसे नियामक और फिर उद्योगों के साथ काम कर रहा था, बल्कि कभी कभी वही सलाहकार ये काम कर रहे थे। वही सलाहकार ये काम कर रहे होते थे। वही सलाहकार संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन को सलाह दे रहे होते थे और वे एक ओपियोइड निर्माता के साथ भी एक परियोजना पर होते थे।
1999 से अमेरिका में 8,50,000 से अधिक लोग ओपियोइड से संबंधित ओवरडोज के कारण मारे गए हैं। पर्ड्यू अकेला दोषी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अमेरिका के ओपियोइड संकट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः पर्ड्यू फार्मा और उसके मालिकों सैकलर परिवार के खिलाफ हजारों ओपियोइड मुकदमे दायर किए गए। उन्होंने पहले $5,500,000,000 का जुर्माना चुकाने के बाद $7,400,000,000 के समझौते पर सहमति जताई। कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है। मैकेंजी ने वर्षों तक पर्ड्यू की रणनीति को आकार दिया। वॉल्ट बोगडानिच कहते हैं कि उन्होंने हमेशा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बचने के लिए वही बहाना इस्तेमाल किया है। वे हमेशा कह सकते हैं और कहा है कि हमने सिर्फ सलाह दी, हमने आदेश नहीं दिए। वे हमेशा यह कहकर जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि हमने इसे सुझाया लेकिन हमने आदेशों को लागू नहीं किया। और वह लंबे समय तक काम करता रहा जब तक ओपियोइड संकट नहीं आया। हम उस मामले के बारे में हजारों दस्तावेजों को देखने में सक्षम थे और इसने वास्तव में उन मैकिन्से सलाहकारों की एक तस्वीर प्रस्तुत की जो प्रबंधन के साथ बेहद करीब से काम कर रहे थे। वे टीम का हिस्सा थे और परिणाम स्वरूप उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी। सन 2024 में मैकिन्से ने ओपियोइड संकट में अपनी भूमिका के लिए जांचों को निपटाने के लिए $600 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। कंपनी ने तब से अपनी भागीदारी के लिए माफी मांगी है। यह बयान अभी भी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर पाया जा सकता है। इसमें लिखा है, यह भयानक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और ओपियोइड निर्माताओं के लिए हमारा पिछला काम हमेशा हमारी फर्म के लिए गहरे पछतावे का स्रोत रहेगा। इस बयान में यह भी जोर दिया गया है कि कंपनी ने व्यापक अनुपालन सुधार पेश किए और फिर भी मैकिन्से ने पर्ड्यू फार्मा को सलाह दी कि वे ओपियोइड ओवरडोज से सदस्यों को खोने वाले परिवारों के भावनात्मक संदेशों का कैसे मुकाबला करें। फर्म ने अदालत में भी इसे स्वीकार किया। हमें नहीं पता कि मैकिन्से ने बाद में डिज्नी को इसी तरह की सेवा की पेशकश की थी। अब तक अधिक से अधिक डिज्नीलैंड कर्मचारी मैकिन्से के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अरे, क्या हर व्यवसाय अनुकूलन करने की कोशिश नहीं करता? और पार्क को अधिक कुशल बनाने में क्या बड़ी बात है? बिल्कुल, इस तरह के परिवर्तन के दौरान आप सभी को खुश नहीं कर सकते। और मैकिन्से केवल सलाह देता है। अंतिम निर्णय हमेशा पार्क के प्रबंधन द्वारा लिया जाता है। मार्सेलो टोरेस की मृत्यु केवल 22 वर्ष की आयु में हो जाती है। उनका सबसे अच्छा दोस्त उनके बगल में बैठा था और गंभीर रूप से घायल होकर बच जाता है। उस दुर्घटना में 9 अन्य यात्री घायल हो गए। उस सुबह बिग थंडर माउंटेन रेलरोड के स्टाफ ने ट्रेन से आ रही एक अजीब आवाज सुनी थी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि कैसे प्रतिक्रिया दें और अंततः उन्होंने बहुत देर कर दी। टोरेस का परिवार डिज्नी पर मुकदमा करता है और जांचकर्ता हस्तक्षेप करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि दुर्घटना खराब रखरखाव और अपर्याप्त स्टाफ प्रशिक्षण का परिणाम थी। लेकिन परिवार के वकील इससे आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक मैकेनिक की गलती नहीं थी, ये वास्तव में उस तरीके से जुड़ा था जिससे वे पार्क चला रहे थे। डिज्नीलैंड मामले के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, जैसे कि कौन से सलाहकार शामिल थे, उनकी कौन सी सिफारिशें वास्तव में लागू की गईं। न तो डिज्नी और न ही पॉल प्रेसलर ने हमारे सवालों का जवाब दिया। मैकिन्से ने दुर्घटनाओं के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है रखरखाव प्रणाली, जिसे RCM के रूप में जाना जाता है, वह विधि जिसे सलाहकारों ने अन्य उद्योगों से उधार लिया था। RCM को विमानन, परमाणु उद्योगों और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्वर्ण मानक माना जाता है। तो फिर ये डिज्नीलैंड में क्यों काम नहीं किया? कभी कभी ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक ही तरीके से। और आप जानते हैं, अलग अलग उद्योगों के लिए एक ही समाधान। और इसलिए शायद जो गलत हुआ वह यह है कि उन्होंने इस एक ही तरीके को डिज्नीलैंड पर आजमाया, जो शायद किसी अन्य उद्योग के लिए काम कर सकता था, लेकिन यह वहाँ काम नहीं किया। डिज्नी एक सामान्य फैक्ट्री नहीं है। यह एक असेंबली लाइन नहीं है जहां आप अन्य उद्योगों से चीज़ें लेकर कह सकते हैं
ओ, जो उस प्रोड्यूस फैक्ट्री में काम किया वह इंडियाना जोन्स एडवेंचर के संचालन में काम करेगा। हमने मारियस बैसन से संपर्क किया, जो विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक हैं। उनकी कंपनी एलेडन 2 प्रमुख RCM प्रोटोकॉल के ट्रेडमार्क की मालिक है। बैसन को डिज्नीलैंड में क्या हुआ इसकी सभी तकनीकी जानकारी नहीं है लेकिन से संदेह है कि RCM सही तरीके से लागू किया गया था। उसका मानना है कि सिद्धांत रूप में RCM थीम पार्क के वातावरण में काम कर सकता है, लेकिन वह यह भी लिखता है यदि RCM का उपयोग लागत कम करने के लिए किया जाता है तो संभवतः इसे गलत तरीके से लागू किया गया है। RCM या विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव लागत केंद्रित रखरखाव नहीं है। अधिकांश RCM कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्या यह है कि वरिष्ठ प्रबंधन और शेयर धारक तुरंत लाभ और लागत में कमी देखना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि डिज्नीलैंड में RCM को गलत तरीके से लागू किया गया था या यह केवल लागत में कटौती के लिए एक बहाना था या यह शुरू से ही गलत दृष्टिकोण था। हम जो जानते हैं वह यह है कि कई लोग मानते हैं कि मैकिन्से द्वारा सुझाए गए लागत कटौती उपायों ने दुर्घटनाओं में भूमिका निभाई है, लेकिन क्या कंपनी को कभी जिम्मेदार ठहराया गया? एरिक एडस्ट्रॉम ने उम्मीद और आदर्शवाद के साथ मैकिन्से में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी अपनी वादों पर खरी नहीं उतर रही थी। मैंने 2018 में मैकिन्से ज्वाइन किया और जब मैं वहाँ था मैंने पाया कि जो प्रोजेक्ट्स उपलब्ध थे वे बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे विज्ञापित किए गए थे। और जो आप मैकिन्से की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो वैक्सीन, कोल्ड स्टोरेज या नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करती है, वह वास्तव में बहुत कम और बीच-बीच में ही होती हैं। वह धीरे धीरे निराश होता जाता है। वह केवल देख सकता है कि कैसे मैकिन्से जीवाश्म ईंधन कंपनियों को कोयला और तेल निकालने में और भी अधिक कुशल बनने में मदद कर रहा है, जबकि कंपनी ने उसे मूल रूप से जलवायु परिवर्तन से लड़ने की संभावना के साथ भर्ती किया था। आखिरकार उसने तंग आकर एक विदाई बयान भेजा जो मैकिन्से के कार्यालयों में दुनिया भर में गूंजता है। हम इसे किताब व्हेन मैकिन्से कम्स टू टाउन से जानते हैं। एक संगठन के रूप में मैकिन्से मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में बहुत बात करता है, बिना किसी मूल्यवान या सैद्धांतिक रुख अपनाए। मेरे विचार में मैकिन्से एक नैतिकताहीन संस्था है, एक संगठन जो नियमित रूप से ऐसे ग्राहकों को लेता है जो नुकसान पहुंचाते हैं। हम डिज्नी और पॉल प्रेसलर की उन पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया सुनना पसंद करते हैं। दुर्भाग्यवश दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हमने मैकिन्से को सवालों की एक लंबी सूची भी भेजी। उदाहरण के लिए हम यह जानने के इच्छुक थे कि खुद सलाहकार डिज्नीलैंड में अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ठोस जवाब देने के बजाय मैकिन्से ने हमें उनके 2022 के एक सामान्य बयान की ओर इशारा किया। वहां यह कहता है कि वॉल्ट बोगडानिच और माइक फोर्सिथ की किताब ने मूल रूप से फर्म और उसके काम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इस बयान में यह भी दावा किया गया है कि मैकिन्से के ग्राहकों ने हाल के वर्षों में वैश्विक CO2 कटौती में 80% का योगदान दिया है। हम उस संख्या को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकते, नहीं यह कि उन ग्राहकों के लिए मैकिन्से का काम जलवायु शमन से संबंधित है। यह आरोप कि मैकिन्से के काम ने सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर छंटनी में योगदान दिया है, सलाहकारों के बारे में एक रूढ़िवादिता के रूप में खारिज कर दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि मैकिन्से को आमतौर पर ग्राहकों के व्यवसाय को बढ़ाने और उनके कार्यबल का विस्तार करने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कंपनी ने कथित तौर पर अपनी गलतियों से सीखा है और एक नए जोखिम प्रबंधन और अनुपालन प्रणाली में लगभग $1 अरब का निवेश किया है। कंपनी का दावा है कि अब उसके पास उद्योग की सबसे कठोर ग्राहक चयन नीति है। यह बयान डिज्नीलैंड में हुई घटनाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करता है। तो हमने फिर से फॉलो अप करने का निर्णय लिया, ये पूछते हुए कि मैकिन्से का उन कई रिपोर्टों के बारे में क्या कहना है जो सुझाव देती हैं कि फर्म की सिफारिशों ने भूमिका निभाई। एक प्रवक्ता ने जवाब दिया, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि हमने किसी विशेष ग्राहक की सेवा की या नहीं, बल्कि हम लेखक के इस प्रयास को खारिज करते हैं कि हमारे काम को उन घटनाओं और मुद्दों से जोड़ा जाए जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था। कंपनी पर डिज्नीलैंड त्रासदियों से उसके संबंध को लेकर कभी मुकदमा नहीं किया गया। पॉल प्रेसलर ने 2002 में डिज्नी छोड़ा और गैप कपड़ों की श्रृंखला के CEO बन गए। वह वर्तमान में eBay के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं। मार्सेलो टोरेस के परिवार ने डिज्नी के साथ एक अज्ञात राशि के लिए अदालत के बाहर समझौता कर लिया है। कंपनी बिग थंडर माउंटेन दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करती है। टोरेस के माता पिता ने समझौते से प्राप्त $5 लाख अपने बेटे के पूर्व कॉलेज में प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए दिए हैं। मार्सेलो टोरेस एक ग्राफिक कलाकार थे। तो बस सारी नकारात्मक प्रचार हो रही थी और हम डिज्नीलैंड की 50वीं वर्षगांठ से लगभग 2 साल दूर थे। ये 2003 है और डिज्नीलैंड की 50वीं वर्षगांठ को डिज्नी कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी उत्सव के रूप में मनाने की योजना बनाई गई थी। उन्हें पता था कि सभी कैमरे की सारी ध्यान सब कुछ डिज्नीलैंड पर होगा। दुर्घटनाएं अभी भी अपेक्षाकृत कम थीं, बस पहले की तुलना में अधिक बार हो रही थीं। लेकिन जब बिग थंडर माउंटेन दुर्घटना हुई तो उन्होंने महसूस किया, ओह मेरे भगवान, हम क्या कर रहे हैं। यह रुकना चाहिए। हे भगवान।
क्लोई, हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं। हे भगवान! डिज्नीलैंड अंततः ठीक हो गया। 2003 से खराब रखरखाव या कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण कोई आगंतुक नहीं मरा है। जाहिर है मैकिन्से और प्रेसलर के जाने के बाद मानसिकता में बदलाव आया। पार्क ने अपनी एक बार की शानदार और विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा मानकों को फिर से प्राप्त कर लिया। और इस तरह 2005 आते आते उस 50वीं वर्षगांठ के लिए डिज्नीलैंड फिर से धरती पर सबसे खुशहाल जगह बन गया। सन 2022 में डिज्नी ने एक बार फिर मैकिन्से को नियुक्त किया। इस बार सलाहकारों से डिज्नी के संचालन में अनावश्यकता और लागत बचत के अवसरों की पहचान करने के लिए कहा गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मैकिन्से ने शीर्ष रचनात्मक अधिकारियों से उनके काम के विपणन पर नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव दिया। और एक बार फिर डिज्नी के कर्मचारी मैकिन्से की सिफारिशों के खिलाफ विरोध करने लगे।